आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं महिलाओं में मधुमेह की बीमारी, कारण एवं निदान। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष। डॉक्टर आशुतोष, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार। अगर हम अपने दिन प्रतिदिन की दैनिक दिनचर्या की बात करें तो हम ये हमेशा कहते रहते हैं, अरे पूरी भागदौड़ की भरी ज़िंदगी हो गई है, बहुत थकान होने लग गया है, बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने पुरानी पीढ़ी की बात करें तो वो कहते हैं कि अरे आजकल तो काम ही नहीं करना पड़ता है। यानी दो तरह का विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हम कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी जो है वो भागदौड़ में कट रही है, और दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि हम आधुनिक संसाधनों पर आधारित कार्यक्रम करे जा रहे हैं। यानी अगर हम कहें तो हमारी शारीरिक क्रियाएं कम होती जा रही हैं। जहां मसाला पीसना पड़ता था, कपड़े धोने पड़ते थे, आज हमें वो सारे काम जो हैं वो मशीनों से कर लेते हैं और हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो कम होती जा रही हैं। लेकिन अगर आधुनिक जीवन की बात करें तो तरह तरह की बीमारियां भी हमें आधुनिक जीवन की वजह से ही मिलती जा रही हैं। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण बीमारी है वो है मधुमेह की बीमारी, जिसको हम जीवन शैली की बीमारी भी कहते हैं। और हमारे चिकित्सक या जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि ये बीमारी जो है वो दिन प्रतिदिन इनका आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और कल जो 50 की उम्र में जो बीमारियां मिलती थीं, आज उनकी आयु औसत जो है वो घटकर 30 पर आ गई है। तो चलिए इन्हीं सब बातों की चर्चा करते हैं हम आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले तो डॉक्टर आशुतोष आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि मधुमेह जो है वो जीवन शैली की बीमारी है, तो ये हमारी जीवन शैली की बीमारी हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रही है? बिल्कुल, मधुमेह जो है आज एक जीवन शैली की ही बीमारी है। जहां पहले लोग फिजिकली काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे, शारीरिक कार्य क्षमता उनकी ज़्यादा थी और वो फिजिकली एक्टिव रहते थे। अब लोगों का जो एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है और लोग अपने कार्य में जो एक फिजिकली एक्टिव होने का उनका रहना था, वो अब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में ही सब कुछ करते हैं और बैठ करके घंटों काम कर रहे हैं, लेकिन वो बैठ कर ही कर रहे हैं। शारीरिक श्रम जो है, हाँ, शारीरिक श्रम कम हो गया है। इवन मतलब कुछ दूर भी जब लोगों को जाना होता है तो बाइक का इस्तेमाल करते हैं या फिर 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। पैदल चलना उनका कम हो गया है। फिजिकली जो एक्टिव रह करके कुछ जो काम किया जा सकता है उसे भी लोग मतलब मशीनी युग में वो मशीन के द्वारा ही संपादित करते हैं, जिस वजह से उनका जो कैलोरी कंजम्पशन है या जो कैलोरी बर्न करने का जो होना चाहिए वो काफ़ी घट गया है, और लोग इसी वजह से मोटापे के शिकार भी हो रहे हैं। और जैसे जब कोई भी व्यक्ति जब जितना कैलोरी इंटेक करता है और उसको खपत नहीं कर पाता है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा कैलोरी वो बॉडी में रिजर्व के रूप में वो ओबेसिटी के रूप में जमा होने लगता है। और जहाँ तक जो ओबेसिटी का बात है, डायबिटीज के कॉजेशन में जैसे जो लोग ओबीज होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो उनके अपने बॉडी के अंदर का इंसुलिन जो होता है वो सेंसिटिविटी उसका कम जाता है। वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर पाने में उतना सक्षम नहीं हो पाता है, जिस वजह से भी ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है शरीर में। तो ओबीज लोगों में ये ज़्यादा कॉमन है, और ओबेसिटी है बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो उसमें जो डायबिटीज़ ज़्यादातर ओबीज लोगों में कॉमन है, और वैसे फिजिकली इनएक्टिव लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है। जैसे जो लोग फिजिकली बिल्कुल एक्टिव नहीं है या बिल्कुल बैठ करके रहना, काम करना, मतलब वो होता है आइदर कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे जो भी होता है, वो ज़्यादा देर तक या कुर्सी पे बैठे रहने वाले लोगों में ये इस तरह की सिचुएशंस ज़्यादा मिलती हैं, जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ता है और वो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। तो फिजिकली एक्टिव होना इस बीमारी को दूर करने के बराबर के जैसा है। तो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होना, लंबी दूर यदि पैदल चल सकें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर सकें, 4 व्हीलर 2 व्हीलर के बजाय रोज़ 2-4 किलोमीटर पैदल चलें, हाँ। तो उन सभी जीवन शैली को अपना करके अपने दिनचर्या में उसे शामिल करके
वो अपना कैलोरी बर्न कर सकते हैं और शुगर जो बढ़ा हुआ शुगर लेवल है उसे कम करने में ये सफलता पा सकते हैं। जी जी, अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे बैठे बैठे हम काम तो कर रहे हैं लेकिन शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जितना हमारा कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, जितना भोज्य पदार्थ से हमको कैलोरी मिल रही है लेकिन वो बर्न नहीं हो रही है, वो जल नहीं रही है, तो वो जाके हमारे शरीर में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है और मोटापा होने की वजह से हम कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसमें से एक प्रमुख बीमारी जो है वो है मधुमेह। और मधुमेह क्या हमारे शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करती है, जैसे हमारे आँख, हमारे हृदय, हमारी किडनी, हमारे पैर, इन सारे अंगों पर भी मधुमेह का क्या कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, डायबिटीज़ जो है एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बीमारी है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और बॉडी के डिफरेंट अंग प्रभावित होते हैं। जैसे हृदय, जैसे जो लोग लंबे समय तक डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें हृदय की बीमारियां ज़्यादा कॉमन होती है। उनका किडनी प्रभावित होने का संभावना ज़्यादा होता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है उन्हें किडनी की बीमारी जिसे कि हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं वो बहुत ही कॉमन होता है, जिसमें कि लंबे समय तक शुगर लेवल बढ़ा रहने से उनका किडनी डैमेज होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप करता है। भले ही ये इसे डेवलप होने में अरसे लग जाते हैं, 2, 4, 5, 10 साल, और जितना ज़्यादा पुराना डायबिटीज होता है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किडनी को प्रभावित करता है, इवन पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करता है। ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ा रहने से आप प्रायः सुनते होंगे कि डायबिटिक लोगों में तलवे में जलन होता है, नस में खिंचाव होता है, नस में तंतनाहट होता है, वो अक्सर झिनझिनी की शिकायत करते हैं। तो ये पेरिफेरल नर्व्स को जो बढ़ा हुआ शुगर लेवल होता है वो इरिटेट करता है, जिसकी वजह से उन्हें इस तरह का सिम्टम्स या लक्षण आता है। तो जब ये शुगर कंट्रोल हुआ रहता है तो ये सब सिम्टम्स, ये सब लक्षणों का संभावना कम होता है। इसलिए बढ़ा हुआ शुगर लेवल जो डायबिटिक लोगों में होता है तो बहुत सारे अंग को प्रभावित करता है, पेरिफेरल नर्व्स को प्रभावित करता है, आँखों की रोशनी को प्रभावित करता है, किडनी को डैमेज करता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो हार्ट अटैक की संभावना होती है डायबिटिक लोगों में ज़्यादा होती है। तो ये सब जो संभावनाएं होती है डायबिटीज़ के मरीजों में ज़्यादा होता है। जी जी। और ये इन सबों से बचने का उपाय है कि अपने शुगर के लेवल को डायबिटिक पेशेंट्स लोग अपने शुगर के लेवल को नियंत्रित रखें और वो फिजिकली एक्टिव रहें, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे और शुगर लेवल ज़्यादा न बढ़ पाए और वो स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपने शुगर को, अपने मधुमेह को कंट्रोल किए रहें, कर सकते हैं। आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं महिलाओं में मधुमेह, और अगर महिलाओं की बात करें तो जो सबसे प्रमुख चरण देखने को मिलता है वो है गर्भावस्था जी। तो गर्भावस्था के दौरान 2 तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। एक, जो महिलाएं या जो लड़की है वो अगर मधुमेह से ग्रसित है तो गर्भ धारण करती है तो उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। और दूसरी जो बात है वो है कि गर्भावस्था के दौरान अगर कोई लड़की, महिला मधुमेह से ग्रसित हो जाए तब उसमें क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं माँ पर और शिशु पर। ये दोनों ही अवस्थाओं की चर्चा हम यहाँ करना चाहेंगे जी। जैसे गर्भावस्था के दौरान जो शुगर लेवल बढ़ता है जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, तो वैसा ये यूजुअली 2 तरह का हो सकता है। एक तो कि जो महिलाएं बिल्कुल पहले मधुमेह की शिकार नहीं रही हैं और वो गर्भ धारण के पश्चात वो उनका शुगर लेवल बढ़ा और वो मधुमेह ग्रस्त हुई या मधुमेह की शिकार हुई। तो यूजुअली जो पहले नॉन डायबिटिक थे या जिनको कि शुगर लेवल नहीं था और गर्भावस्था या गर्भ धारण के पश्चात उनका वो शुगर लेवल बढ़ता रहा और वो मधुमेह की शिकार हुई। तो इस कंडीशन में जब उनका शुगर लेवल यूजुअली जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या उसको टेस्ट के दौरान हम लोग डिटेक्ट करते हैं,
तो गर्भधारण के 24वें सप्ताह के बाद से वो उसका एक रेगुलर स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए ब्लड शुगर लेवल का, कि ये इनका शुगर लेवल का कंट्रोल कैसा रह रहा है। यदि वो शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है तो उसे तुरंत नियंत्रित करने का कोशिश किया जाता है। और बेहतर होता है यदि वो उस कंडीशन में वो उनका शुगर लेवल, जैसे फास्टिंग जो तो खाली पेट में जो ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है, तो उसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए, जो उसका सामान्य स्तर है वो 95 के आसपास तक है, तब वो ठीक शुगर, है। हाँ, शुगर नॉर्मल बढ़ा हुआ नहीं है। और यदि खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि वो 140 से ऊपर है, तब वो डायबिटिक रेंज में माने जाते हैं, या वो उस कंडीशन में वो डायबिटीज़ या जेस्टेशनल डायबिटीज होने का संभावना होता है। तो उस कंडीशन में वो एक रेगुलर स्क्रीनिंग कराना होता है, कि वो ताकि वो मधुमेह से दूर रहें या जेस्टेशनल डायबिटीज उनको प्रभावित ना करें। उसके लिए उनका शुगर को कंट्रोल किए रहना ज़रूरी है। और यदि इस बीच में रेगुलर फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग कराने पे यदि पता चलता है कि उनका शुगर लेवल बढ़ा है, तो उनको अपने पहले तो खान पान में, आहार में परिवर्तन करके वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि वो आहार में कंट्रोल करने के बावजूद या जीवन शैली में बदलाव करने के बावजूद भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या मतलब फिजिकली एक्टिव रह करके, सक्रिय रह करके उसे शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि उसके बावजूद भी यदि शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो फिर इंसुलिन के द्वारा ही उसे बेहतर ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है गर्भावस्था के दौरान। और इस कंडीशन में जो टैबलेट से जो शुगर को कंट्रोल किया जाता है वो सुरक्षित नहीं रहता है बच्चे लोगों के स्वास्थ्य के लिए, और वो उसका कुप्रभाव या मतलब सही प्रभाव नहीं पड़ता है गर्भ में पालन होने वाले बच्चे के लिए। तो उसे बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए, मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन उसके लिए बेहतर ऑप्शन होता है, और इंसुलिन से ही कंट्रोल किया जाना चाहिए। और इंसुलिन बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। उस कंडीशन में इंसुलिन से ही कंट्रोल किया जाना चाहिए। दूसरी बात कि जैसे जो लोग पहले से ऑलरेडी डायबिटिक हैं और वो गर्भधारण करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों में कोशिश करनी चाहिए कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करके वो गर्भधारण का प्लानिंग करें और वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का प्लान करें। और यदि वो उनका शुगर कंट्रोल्ड नहीं रहा है, या मतलब उनका शुगर नियंत्रित नहीं रहा है, और इस बीच में यदि उनको और भी कुछ डायबिटीज़ से रिलेटेड पहले से परेशानियां रही हैं, जैसे कोई गंभीर हृदय रोग रहा हो, किडनी की बीमारी रही हो, उनको और भी कुछ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन रहा हो, आँखों की बीमारी रही हो, जिसमें कि मतलब 2 तरह का होता है, एक प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, एक नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिससे कि आँखों के पर्दे पे उसका कुप्रभाव पड़ता है, रेटिना पे प्रभाव पड़ता है, और वो उससे आँखों की दृष्टि प्रभावित होती है जी। तो इन सभी चीज़ों की यदि ऑलरेडी पहले से उनका मतलब संभावित रहा है, और इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस यदि उन्हें रहे हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि प्रेगनेंसी को डेफर करें, वो टाल करके जब तक वो इन सभी बीमारियों से, इन सभी कॉम्प्लिकेशन से वो सुरक्षित पोजीशन में ना आ जाए, तब तक वो प्रेगनेंसी को टालें या उसको प्लान को त्यागें जी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्लानिंग करने का होता है प्रेगनेंसी कि ताकि वो स्वस्थ बच्चा का जन्म हो और बच्चे को मधुमेह से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सके जी। जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं पे पूरा घर को देखने की पूरी जिम्मेवारी जो होती है महिलाओं की होती है। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो वो सिंगल वो पढ़ता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। ऐसा हम सभी जानते हैं और मानते हैं। वैसा ही देखा जाता है कि अगर घर की महिला जो माता है या जो गर्भवती महिला है, अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित है तो काफ़ी हद तक संभावना रहती है कि वो बीमारी उससे उसके बच्चे में भी आती है। तो क्या जो महिला गर्भावस्था के दौरान मधुमेह की शिकार होती हैं, तो ये बीमारी क्या उनके बच्चे में भी आती है?
ये मधुमेह की बीमारी वंशागत भी होती है। जैसे इसमें दो तरह की बीमारियां, जो एक मतलब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है। उसी तरह से जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि मतलब गर्भावस्था के दौरान जो शुगर का लेवल बढ़ता है महिलाओं में और वो मधुमेह के शिकार होती हैं, तो ये वंशानुगत भी होने का संभावना होता है और वंशानुगत भी होता है। तो इस कंडीशन में वो मधुमेह को नियंत्रित रखना ही मतलब वो प्रमुखता से इस पे ध्यान देने का होता है और फिर उसका एक मेडिकल उपचार या जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो उस तरह से किया जाता है। और ये जो बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, वंशानुगत होने के चलते जो तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी मतलब लोगों में चलती रहती है। हाँ। चलती रहती है जी। और ये इसे बहुत हद तक अपने जीवन शैली में बदलाव करके, खान पान में, आहार में परिवर्तन करके, कुछ प्रतिबंध करके इसे रोका जा सकता है और इसके कुप्रभावों से बचा जा सकता है। जी, तो एक तरह से अगर हम मधुमेह के कारण की चर्चा करें तो उसमें सबसे प्रमुख कारण जो है वो वंशानुगत भी आता है कि एक अगर घर में किसी को है तो वो कैरी होगा, वो आगे बढ़ेगा। यदि माता पिता सफरर हैं, यदि माता पिता को मधुमेह की बीमारी है तो बहुत चांसेस है, बहुत हद तक संभावना है कि बच्चों में भी ये वंशानुगत वो हो सकता है। और इसमें उस पे और एडिशनल एक मतलब ये हो जाता है कि यदि लोगों का जीवन शैली भी गड़बड़ है या जीवन शैली भी सुव्यवस्थित नहीं है तो उनके मधुमेह का शिकार होने का संभावना और प्रबल हो जाता है। हाँ, और बढ़ जाता है। यहाँ पे जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली मधुमेह जो है उससे क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि सभी कोई को तो, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो मधुमेह की शिकायत नहीं होती है। उनमें से कुछ कहें तो 3% लोग ही 3% महिलाएं हैं जो गर्भावस्था के दौरान मधुमेह की शिकार हो जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कारण क्या है कि वो 3% महिलाएं जो है वो मधुमेह की शिकार होती हैं। कारणों के बारे में जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, इसमें तो बहुत हद तक वो उनका जैसे जीवन शैली भी मतलब मैटर करता है। जीवन शैली यदि वो उनका सुव्यवस्थित नहीं रहता है तो ऑलरेडी शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है और गर्भावस्था के दौरान यूजुअली होता है कि बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं। तो हार्मोनल चेंजेज होने के चलते उनका खुद का जो इंसुलिन है जो पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है, वो इंसुलिन का सिक्रीशन अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, जिसकी वजह से वो हार्मोनल चेंजेज होने की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान या जो गर्भधारण के दौरान जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं उसकी वजह से उनका इंसुलिन का सिक्रीशन खुद का कम हो जाता है और वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ता है और वो मधुमेह की शिकार होती हैं। तो इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि वो गर्भ धारण का जो प्लानिंग करते हैं या जो उनका योजना होता है उसके पहले वो ब्लड शुगर को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने का पहले से ही वो एक दिमाग में वो प्लान रखें कि हमको ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने न देना है और हमें एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना है। तो वो उस सोच से अपना जीवन शैली, अपना जो रूटीन है, अपना जो दिनचर्या है उसको इस तरह से रखें कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने न पाए और एक नियंत्रित रेंज में रहे। तो वो उनका गर्भधारण और गर्भावस्था का जो प्रक्रिया है सुरक्षित रहेगा और उन्हें किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना नहीं रहेगी। जी, और जहाँ तक अगर हम बात करें कि अधिक उम्र में अगर शादी करें और बच्चे आप प्लानिंग करें तो भी ऐसी संभावना हो सकती है क्या? जी हाँ, होता है, ऐसा होता है कि जब ज़्यादा उम्र में यदि गर्भावस्था का प्लानिंग किया जाता है तो उस कंडीशन में भी वो चूँकि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का जो अपना जो शारीरिक जो कार्य करने का क्षमता है वो यदि जब ज़्यादा एज में प्लानिंग करते हैं तो हार्मोनल चेंजेस तो बॉडी में होता रहता है। तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी यदि लेट प्लानिंग करते हैं तो वैसे कंडीशन में भी मधुमेह होने की संभावना ज़्यादा होती है।
ये वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म से भी वो उसका प्रभावित होता है। जी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि मधुमेह जो है गर्भावस्था के दौरान होता है और कैसे वो प्रभावित करता है, लेकिन उससे पहले ये भी तो जान लेना ज़रूरी है कि अगर कोई महिला मधुमेह से ग्रसित है तो उसमें लक्षण कौन से नज़र आएंगे, क्योंकि लक्षणों की पहचान नहीं करेंगे तो बीमारी की पहचान करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर हम लक्षणों की बात कर ले कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं तो वो कैसे पहचाने कि हाँ ये तुरंत हो रहा है, ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये मधुमेह होगा और हमें अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। जी, यूजुअली होता है कि जब शरीर में मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो ये सिम्टम्स मतलब बहुत सारे सिम्टम्स को मैनिफेस्ट करते हुए पॉलीयूरिया जिसे कि बोलते हैं ज़्यादा पेशाब लगना, पॉलीडिप्सिया मतलब ज़्यादा प्यास लगना और पॉलीफेजिया ज़्यादा भूख लगना। तो ये कॉमनली जैसे कोई भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं, पर्सन होते हैं, तो उनमें इस तरह का लक्षण होने से लोग वो अपना एक इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि ये ऐसा हो रहा है तो कहीं शुगर तो नहीं बढ़ गया है मेरा, ये मधुमेह के तो हम शिकार नहीं हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों पे यदि वो गौर करते हैं और ब्लड शुगर का स्क्रीनिंग कराते हैं, ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट कराते हैं, तो एक संभावना रहती है कि इनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में ये सब सिम्टम्स के आधार पे, ये सब लक्षणों के आधार पे समझा जाता है कि वो मरीज शुगर का मरीज है। और साथ में यदि वो उनको ज़्यादा थकान लगती है, सुस्ती लगती है, कमजोरी लगती है, वो आँखों में धुंधलापन जैसा फील होता है, देखने पे आँखों की रोशनी अफेक्टेड होती है और थकान प्रायः महसूस होने से, ये सब जब किसी को ऐसा लक्षण परिलक्षित हो तो वो उन्हें अपना शुगर का स्क्रीनिंग कराना चाहिए, ब्लड शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। और ऐसे सब लक्षणों से ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो शुगर प्रभावित कर रहा है और वो उस व्यक्ति को शुगर का जांच कराना चाहिए। जी, गर्भावस्था ऐसे ही बहुत ही नाजुक समय होता है जहाँ पे हम हमेशा कहते हैं कि जिस दिन से गर्भवती माता को पता चलता है कि वो कंसीव किए हैं या गर्भ धारण किए हैं, उस दिन से उनका परीक्षण कराते रहना चाहिए, डॉक्टरों की जांच कराते रहने चाहिए बार बार और अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो उसमें अगर उनको ये महसूस हो कि पेशाब जो है वो आमतौर से सामान्य से ज़्यादा लग रहा है, उनको प्यास ज़्यादा लग रहा है, उनको भूख ज़्यादा लग रहा है और थकान जो है वो बहुत जल्दी हो रहा है, तो हो सकता है कि मधुमेह जो है वो उसकी शिकार हो सकती हैं वो महिलाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो तुरंत ही इसकी जांच कराएं और अगर समय पर ये बात पता चल जाता है कि वो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो उसको नियंत्रित करके हमारे घर में स्वस्थ बच्चा आ सकता है। जी। अगर मोटा मोटी हम बात करें तो बात यही है। लेकिन मधुमेह के बारे में जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत से कह रहे हैं कि जीवन शैली की बीमारी है, खान पान की बीमारी है, तो जब किसी को पता चलता है कि हाँ मधुमेह से ग्रसित है तो सबसे पहला होता है अरे चीनी कम कर दो, चीनी कम कर दो, यानी शुगर की मात्रा को नियंत्रित करते ही हमारा शुगर जो है वो नियंत्रित हो जाएगा। तो क्या सिर्फ चीनी कम कर देने से ही शुगर नियंत्रित हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो लोगों में ये धारणा होती है कि ब्लड में शुगर बढ़ गया है तो हम यदि शुगर का मात्रा लेना कम करेंगे तो काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे यूजुअली ये मधुमेह जो बीमारी है ऐसे जीवन शैली खान पान से तो प्रभावित होता ही है, लेकिन ये तब होता है जब अपने शरीर के अंदर का इंसुलिन का सिक्रीशन अफेक्टेड होता है। इंसुलिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है यदि वो प्रभावित होता है और वो ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं होता है, तब वो फिर ब्लड का शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तो ये धारणा कि चीनी हो गया, ठीक है, वो एक मतलब वो आहार में अपने आहार पद्धति में परिवर्तन करके वो शुगर लेवल को बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन सिर्फ चीनी कम कर देंगे तो मतलब वो शुगर लेवल मतलब मेरा ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ है चावल भी है, आलू भी है, मैदा भी है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है उनको भी रिस्ट्रिक्ट करना होता है ताकि वो फर्दर ब्लड में आफ्टर डाइजेशन, भोजन के पाचन के बाद जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकती है
तो यदि इन सब कार्बोहाइड्रेट चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन यदि करेंगे तब जा कर के उनका ब्लड में शुगर लेवल का मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और फिर उनका एक शुगर लेवल हद तक नियंत्रित रहेगा और ब्लड में शुगर की मात्रा नहीं बढ़ेगी। जी, हम बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं की, और जैसे ही कहा जाता है कि गर्भावस्था में जो है बहुत रिच फूड खाना चाहिए, काजू किशमिश, मतलब जितना आप खा सकते हैं उतना खा सकते हैं, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं लगाई जाती है। लेकिन जब वो महिला गर्भवती महिला मधुमेह से ग्रसित हो तो उनको किस तरह का आहार सेवन करना चाहिए? ऐसे तो जो कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को जो एक गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हाई कैलोरी डाइट लेनी चाहिए, ताकि जो बच्चे का विकास है, शारीरिक व मानसिक विकास भी बेहतर हो। उसके लिए जो एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में कैलोरी होना चाहिए वो तो लेना चाहिए। और ऐसे जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हो वो ऐसे कंडीशन में जब वो स्त्री यदि मधुमेह से ग्रसित है तो कार्बोहाइड्रेट डाइट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, और उस कंडीशन में हाई कैलोरी डाइट न लेकर के ज़्यादा पोषण युक्त भोजन पे ध्यान देना चाहिए। उसके बदले में प्रोटीन का मात्रा बढ़ाना चाहिए, हरी साग सब्जियां का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोषण मिल सके और उनका ब्लड शुगर लेवल भी ज़्यादा न बढ़े। वो ऐसे प्रोटीन का मात्रा एक सही मात्रे में लेने से वो बच्चे का विकास भी होगा और उससे माँ के स्वास्थ्य पे भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट डाइट रिच नहीं होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट डाइट रिच रहने से वो उससे शुगर लेवल बढ़ने का संभावना होगा, जिससे कि बच्चे के स्वास्थ्य और बच्चे के विकास पे प्रतिकूल असर पड़ सकता है। जी जी, तो शुगर की जांच कितने दिनों पर करवानी चाहिए? ऐसे तो जैसे जब भी एंटीनेटल चेकअप जो विजिट होता है, जब भी मदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाती हैं, जो स्त्री गर्भवती है उसे प्रायः एक महीने के अंतराल पे करवाना चाहिए। हाँ, जब भी वो स्वास्थ्य केंद्र जाएं वो जांच करवा सकती हैं। डॉक्टर आशुतोष, आप हमारे कार्यक्रम में आए और मधुमेह से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार। नमस्कार। जोहार।